गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रोमेटोग्राफी के अध्ययन के दौरान आज हम इसका थर्ड पोर्शन ले रहे हैं और स्टार्ट करते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी से। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी से हम समझ सकते हैं कि ये एक समतलीय क्रोमेटोग्राफी है। इस सेपरेशन टेक्निक में जो स्टेशनरी फेज है वो या तो किसी समतल प्लेन पर होती है या वो खुद एक समतल प्लेन के रूप में पाई जाती है। तो ये समतल प्लेन या तो पेपर के रूप में हो सकता है या किसी सपोर्ट इनर्ट सपोर्ट के ऊपर थिन लेयर के रूप में हो सकता है। तो अगर ये प्लेनर फॉर्म या प्लेनर स्टेशनरी फेज पेपर के रूप में हो तो इसे हम कहेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। और यदि ये स्टेशनरी फेज किसी इनर्ट सपोर्ट पर पतली परत के रूप में हो, थिन लेयर के रूप में हो, तो इसे हम कहेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी में मिक्सर के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ असमान बाइंडिंग की वजह से या इंटरेक्शन की वजह से अलग अलग दूरी तय करते हैं और उसी आधार पर उनका सेपरेशन कर दिया जाता है। किसी मिक्सर के कंपोनेंट पेपर या थिन लेयर में अलग अलग दूरी तय करते हैं, उसका रीज़न है उन पर लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स। जो कंपोनेंट है उनके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगता है। ये रिटार्डिंग फोर्स जो स्टेशनरी फेज है उस स्टेशनरी फेज का जो केमिकल है या मटेरियल है वो कंपोनेंट्स के ऊपर लगाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम कहें कि हमने स्टेशनरी फेज के रूप में हाईली पोलर कोई कंपाउंड ले रखा है तो मिक्सर में जो कंपोनेंट हाई पोलरिटी वाला होगा उसका बाइंडिंग स्टेशनरी फेज के साथ उतना ही अधिक होगा, तो वो स्टेशनरी फेज उस हाई पोलर कंपोनेंट की मोबाइल फेज के साथ मोबिलिटी को बहुत अधिक रोकेगा। तो हम कहेंगे कि उस कंपोनेंट के ऊपर स्टेशनरी फेज का रिटार्डिंग फोर्स, उसकी गति को रोकने वाला बल या मंदक बल बहुत अधिक है। और जितना अधिक रिटार्डिंग फोर्स होगा उतनी ही कम मूवमेंट होगी। तो अलग अलग कंपोनेंट का पोलरिटी असमान होने पर वो पेपर या थिन लेयर में असमान दूरी तय करते हैं। ये जो असमान दूरी तय की जाती है इस असमान दूरी को हम RF वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में
पेपर को हम स्टेशनरी फेज के रूप में यूज़ करते हैं और ये पेपर सेलुलोज का बना होता है जो एक पोलर सबस्टांस है। तो इस कंडीशन में जो पोलर कंपोनेंट हैं उनकी तुलना में नॉन पोलर कंपोनेंट अधिक दूरी तय करेंगे। यहाँ RF वैल्यू के द्वारा हम उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये RF वैल्यू निकालते हैं। RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए सॉल्यूट या कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम उसको रन करवा रहे हैं, जो मोबाइल फेज के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो कंपोनेंट किसी मिक्सर के कंपोनेंट के द्वारा तय की गई दूरी और उसकी मोबिलिटी के लिए जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है उसके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है वही RF वैल्यू है। ये RF वैल्यू मिक्सर के कंपोनेंट के लिए अलग अलग होने के आधार पर हम उनका सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये RF वैल्यू का मान यदि 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूट है वो स्टेशनरी फेज में ही रहेगा, वो इमोबिलाइज्ड कंडीशन में है, वो सॉल्वेंट या मोबाइल फेज के साथ मूव नहीं कर पा रहा है। यदि RF वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो रही है तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो कंपोनेंट है या सॉल्यूट है उसका स्टेशनरी फेज के साथ कोई एफिनिटी नहीं है, उसका जो बाइंडिंग है वो बहुत वीक है और इस कारण जितनी दूरी उस पेपर में मोबाइल फेज का सॉल्वेंट कर रहा है उतनी ही दूरी वो कंपोनेंट करेगा। तो जब दोनों दूरी समान रूप से तय करेंगे तो RF वैल्यू एक इकाई प्राप्त होगा। ये RF मान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे टेम्परेचर पर, मोबाइल फेज के रूप में जो विलायक हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नेचर के ऊपर कि वो कितना पोलर है, और जो स्टेशनरी फेज के रूप में हमने पेपर यूज़ किया गया है उस पेपर की क्वालिटी पर, जो चैम्बर हम यूज़ कर रहे हैं इस क्रोमेटोग्राफी को रन करवाने के लिए उस चैम्बर के जो आकार है उसका उस ऊपर भी डिपेंड करेगा, और जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर ये पेपर स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरह से ये जो पेपर स्ट्रिप होती है इस तरह से पेपर स्ट्रिप काट ली जाती है और उन पेपर स्ट्रिप कि जैसे यहाँ पर हमने एक स्पॉट लगा दिया मिक्सर का जिसके कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना हो, तो ये हो गया स्टेशनरी फेज जिसको यहाँ से हमने फिक्स कर दिया। ये हो गया एनालाइट या सैंपल, फिर इसको हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में डिप करते हैं और डिप इस प्रकार से करते हैं कि जो मोबाइल फेज के लिए सॉल्वेंट यहाँ रखा होता है वो सॉल्वेंट सिर्फ इस लेयर को टच करे। ये जो एनालाइट वाला सैंपल वाला स्पॉट लगाया गया है इस स्पॉट को वो डायरेक्ट टच नहीं करे, इस स्पॉट से थोड़ा सा नीचे रहे। जैसे ही
मोबाइल फेज के संपर्क में ये क्रोमेटोग्राफी पेपर आएगा तो यहाँ से मोबाइल फेज ये सॉल्वेंट है ऊपर रन करेगा और रन करने के साथ जैसे ही इस स्पॉट के कांटेक्ट में सॉल्वेंट आएगा, इस सैंपल के जो कंपोनेंट हैं, मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं, अब वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में जो विभेदी वितरण है, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ सॉल्वेंट की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, असमान मूवमेंट करते हैं। जो मोबाइल फेज के नेचर का है, अधिक उसके इक्विवेलेंट है, वो तेज़ी से मूवमेंट करेगा, और जो स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा बाइंडिंग रख रहा है उसका मूवमेंट उतना ही कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कोई कंपोनेंट यहाँ तक, कोई कंपोनेंट यहाँ तक मूव करता है। जब सॉल्वेंट लगभग यहाँ तक मूवमेंट कर लेता है तब हम इस पेपर स्ट्रिप को वहाँ से हटा लेते हैं और सुखा लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर दो ही कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट के लिए ये कंपोनेंट द्वारा तय की गई दूरी हो गई और सॉल्वेंट की दूरी फिक्स यहाँ से यहाँ तक है। ये दूसरे कंपोनेंट के लिए तय की गई दूरी, इनके लिए जो RF वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। इसके लिए कंपोनेंट द्वारा तय की गई दूरी जो स्केल से हम मेजर कर देंगे अपॉन सॉल्वेंट द्वारा तय की गई दूरी, और इसके लिए इस कंपोनेंट द्वारा तय की गई दूरी अपॉन सॉल्वेंट द्वारा तय की गई दूरी। तो इस तरह से RF वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। ये जब हम प्रोसेस करवाते हैं तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये पेपर क्रोमेटोग्राफी डेवलप करने के तरीके से दो प्रकार की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया तो इसमें हमने देखा कि मोबाइल फेज ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे असेंडिंग, आरोही प्रोसेस या प्रक्रम। तो इसी क्रोमेटोग्राफी का या पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम हो गया असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन यदि हम मोबाइल फेज को यहाँ ऊपर से कांटेक्ट में लेके आए और यहाँ से मोबाइल फेज नीचे की तरफ आए, स्पॉट हम यहाँ पर लगाएं ऊपर की तरफ, उस कंडीशन में जो मोबाइल फेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, उसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग मूवमेंट। और डिसेंडिंग मूवमेंट होने की कारण उस कंडीशन में इस पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम होगा डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस प्रकार से हम दोनों तरीक़ों से पेपर क्रोमेटोग्राफी को डेवलप कर सकते हैं और जो कंपोनेंट है मिक्सर के उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पतली परत क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लैब में यूज़ होने वाली टेक्निक है जिसका लेबोरेटरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यह बहुत सिंपल है, बहुत ही सस्ती रहती है और फास्टली ये प्रोसेस संपन्न हो जाता है। इस क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के रूप में हम एडजॉर्बेंट को यूज़ करते हैं। ये एडजॉर्बेंट सिलिका जेल भी हो सकता है, एल्यूमिना भी हो सकता है और सेलुलोज भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोग सिलिका जेल को यूज़ करते हैं लैब में।
ये टेक्निक फार्मास्यूटिकल्स और फूड स्टफ इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से यूज़ की जाती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो किसी हार्ड सपोर्ट, सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एक थिन लेयर के रूप में होता है। ये सपोर्ट या तो ग्लास प्लेट हो सकती है या एल्युमिनियम की शीट हो सकती है। उसके ऊपर हम एडजॉर्बेंट को होमोजेनस फॉर्म में उसको हम अप्लाई करते हैं पतली परत के रूप में, फिर उसको हम सुखा लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सिलिका जेल है या जो एडजॉर्बेंट हम यूज़ करना चाहते हैं उसको सॉल्वेंट के अंदर हल्का सा डिजोल्व कर एक उसका सेमी लिक्विड फॉर्म बनाते हैं, लगभग शहद जैसा। फिर उसको हम उस सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे ये प्लेट्स हैं, इस प्लेट्स के हम ऊपर हम अप्लाई करें और फिर उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने दें। सब जगह लेयर एक समान मोटाई की होनी चाहिए। जब एक समान मोटाई की लेयर हो जाएगी तो उसको हम सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद में वो अब जिस प्रकार से हमें पेपर दिखाई दे रहा था उसी प्रकार से वो हमें दिखाई देगा। जैसे ये TLC की स्ट्रिप हमें प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्पॉट लगा दिया मिक्सर का और इसको हम TLC चैम्बर में रखेंगे। जैसे यहाँ पर ये इस तरह से चैम्बर हो, इस चैम्बर में इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ना खड़ा करके हल्का सा एंगल देंगे और इस चैम्बर में जो मोबाइल फेज है, सॉल्वेंट है, वो होता है और वो इतना होना चाहिए कि वो उसके अंदर ये मिक्सर का जो स्पॉट है वो मर्ज ना हो सके, केवल उसके नीचे वाला हिस्सा उसमें मर्ज हो। तो ये जो एडजॉर्बेंट है अब इसके द्वारा मोबाइल फेज ऊपर की तरफ रन करता है और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में असमान वितरण के आधार पर इस मिक्सर के जो कंपोनेंट है वो असमान मूवमेंट करते हैं और कोई स्पॉट यहाँ दिखाई देगा, कोई स्पॉट यहाँ पर दिखाई देगा। उनको हम उनकी जो RF वैल्यू है उस RF वैल्यू के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब सॉल्वेंट यहाँ तक रन कर जाता है तो इस TLC प्लेट को बाहर निकाल कर सुखा लेते हैं और फिर विजुअलाइजिंग जो इफ़ेक्ट हैं उनके द्वारा हम उनको देख लेते हैं। जो स्पॉट, कई बार स्पॉट हमें हमारी नग्न आँखों से दिखाई दे जाते हैं, कई बार नहीं दिखाई देते हैं। अगर वो दिखाई नहीं देते हैं तो फिर हम जो फ्लोरोसेंट इंडिकेटर्स हैं उनकी सहायता से उनको देख लेते हैं। यहाँ जो मोबाइल फेज यूज़ की जाती है वो मोबाइल फेज वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की होती है। इस कारण से बाहर निकाल कर जब उसको हम खुले में रखते हैं या ओवन में रखते हैं तो वो सॉल्वेंट वोलेटाइज हो जाते हैं और ये पूरे स्पॉट सूख कर फिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंतर्गत पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है, उनका हमने अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।